हेलो एवरीबॉडी, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल कृष्णा सिंह देव। आज हम यहाँ पर जिस टॉपिक के लिए मिल रहे हैं ये मल्टीपल क्लासेस के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है एंड मल्टीपल क्लासेस के कोर्स का एक पार्ट है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट सप्लाई। ये जो सप्लाई का चैप्टर है ये आईसीएससी स्टूडेंट्स के लिए क्लास 10th में इकोनॉमिक्स का पार्ट है। इफ योर इलेक्टिव सब्जेक्ट इज इकोनॉमिक्स, अगर आप आईएससी में क्लास 12th में पढ़ते हैं तो भी आपके सब्जेक्ट का पार्ट है इकोनॉमिक्स। आपने अगर इलेक्टिव सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स लिया हुआ है तो, एंड अगर आप सीबीएसई स्टूडेंट है तो आपके क्लास 11 के सिलेबस में ये सब्जेक्ट, ये जो सप्लाई का चैप्टर है वो इंक्लूडेड है। एंड इसमें से सप्लाई के चैप्टर में से द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसमें बहुत सारी बारी बच्चों को कंफ्यूजन भी रहता है उसे मैं कराने वाली हूँ। यस, आई फॉरगॉट टू टेल, इफ यू आर बिलोंगिंग टू एएस लेवल देन आपके एएस लेवल यानी कि क्लास 11 आईजीसीएसई बोर्ड में ये वाला चैप्टर इंक्लूडेड है। तो इतने सारे जगह पर ये चैप्टर इंक्लूडेड है एंड ये बहुत इंटरेस्टिंग एट द सेम टाइम वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आज जो मैं कॉन्सेप्ट आपको सिखाने वाली हूँ वो है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई एंड एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई, मतलब कि मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व व्हिच हैपेंस बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन प्राइस। एंड दूसरी चीज उसी के साथ साथ मैं बताने वाली हूँ हाउ सप्लाई इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस, मतलब शिफ्ट इन द सप्लाई। तो ये दोनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इसके ऊपर बहुत सारे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी बनते हैं। चलो, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए यहाँ पर मैं आ गई हूँ अपने इस पेज के ऊपर। अब मैं आपको कुछ चीजें ड्रॉ करके बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ व्हाट इज द प्राइस। प्राइस और सप्लाई का जो रिलेशनशिप होता है वो होता है पॉजिटिव रिलेशनशिप। जब आपने डिमांड का चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको बोला गया होगा दैट डिमांड एंड प्राइस आर इनवर्सली रिलेटेड एंड दैट इज व्हाई जो डिमांड कर्व होता है वो नेगेटिवली स्लोप कर्व होता है, बट सप्लाई के साथ ऐसा नहीं है। सप्लाई में जो रिलेशनशिप बिटवीन द सप्लाई एंड द प्राइस होता है वो होता है पॉजिटिव रिलेशनशिप। एंड पॉजिटिव रिलेशनशिप होने की वजह से हम क्या देखते हैं कि ये जो सप्लाई कर्व होता है ना, ये सप्लाई कर्व कैसा होता है, ये पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व होता है। ये ऊपर की तरफ जाता है, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व भी जिसे कि हम कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया प्राइस है ऑफ अ सर्टेन कमोडिटी, लेट्स से प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स 10 रुपीज एंड देन 10 से ये हो गया 15 एंड 15 से ये हो गया 20। तो एज ए रिजल्ट सप्लाई ऑफ कमोडिटी एक्स, क्वांटिटी सप्लाई ऑफ कमोडिटी एक्स को क्या होगा, वो भी इंक्रीज होते जाएगी। लेट्स से पहला था 20, अब 20 से वो हो गया 25 एंड 25 से हो गया 27। सो एज द प्राइस इज मूविंग अपवर्ड द सप्लाई इज ऑल्सो मूविंग अपवर्ड। फाइन। अब इसी चीज को प्राइस के इंक्रीज होने की वजह से जो सप्लाई में इंक्रीज होता है उसे अगर हम डायग्रामेटिकली इलिस्ट्रेट करें तो मैं दिखाऊंगी आपको, उसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई या एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई बेटा, या ऐसे एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई भी बोला जाता है। तो ये रहा मेरा वाई एक्सेस और ये रहा मेरा एक्स एक्सेस। एंड हमेशा आप वाई एक्सेस एक्स एक्सेस ऐसे मार्क करके आएंगे। आप किसी भी क्लास को बिलोंग करते, आपको इकोनॉमिक्स में डायग्राम बनाते टाइम ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि डायग्राम्स में आपकी लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये रहा प्राइस और ये रहा क्वांटिटी सप्लाइड। तो यहाँ पर मैंने लिखा क्वांटिटी सप्लाइड एंड क्वांटिटी सप्लाइड का रिलेशनशिप प्राइस के साथ क्या है। अब मैं एक हाइपोथेटिकल डायग्राम बना रही हूँ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइपोथेटिकल डायग्राम, मतलब मैं ये वाली वैल्यूज को यहाँ प्लॉट नहीं करने वाली हूँ, मैं एक दूसरा डायग्राम बना रही हूँ जहां पर मैं सिर्फ P1 P0 इस तरीके का लिखने वाली हूँ। तो ये देखो, ये होता है आपका सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। और मैं बोलती हूँ कि जब प्राइस था P0 तब सप्लाई यहाँ पर थी विच इज कॉल्ड Q1, लेकिन प्राइस क्या हो गया, ऊपर चला गया और अब प्राइस हो गया है P1, इंक्रीजमेंट इन द प्राइस एंड एज अ रिजल्ट देयर इज सप्लाई आल्सो इंक्रीजिंग विच इज कॉल्ड Q2। तो ये क्या हुआ, ये पॉइंट ए है अगर और ये पॉइंट बी है तो पॉइंट ए से बी का जो मूवमेंट है वो किस तरफ का मूवमेंट है, राइट वर्ड मूवमेंट है या जिसे अपवर्ड मूवमेंट भी कहा जाता है। This is called extension या expansion of supply। expansion of supply या इसे बोलते हैं your quantity supplied is increasing। Why quantity supply is increasing? Because यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम ये देख रहे हैं प्राइस के मूवमेंट की वजह से
प्राइस के मूवमेंट की वजह से मेरी सप्लाई जो है वो इंक्रीज हो रही है। सो दैट इज द रीजन कि हम यहाँ देख पा रहे हैं कि सप्लाई जो है वो राइट वर्ड जा रही है। लेकिन क्या सप्लाई कब उठ के एक जगह से दूसरी जगह पर चला गया? इसका आंसर है ना। सप्लाई कब उठ के एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं चला गया है। हमने क्या किया हुआ है, हमने सिर्फ एक ही मूवमेंट, एक ही सप्लाई कर्व के ऊपर मूवमेंट को देखा है। तो ऑलवेज ये बात हमें ध्यान रखनी है, अगर आपसे कोई केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आए और ये बोला जाए प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स हैज इंक्रीज फ्रॉम 15 to 20 rupees, what will happen to supply? So you are going to write the supply curve will have a movement and that movement is expansion. So supply curve will see a expansion or quantity supplied will increase. Okay, ये quantity supplied word आपको use करना पड़ेगा क्योंकि increase in supply का मतलब होता है reasons other than price की वजह से जब supply increase करती है and always रीजंस अदर देन प्राइस की वजह से अगर सप्लाई इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी तो वो सेम सप्लाई कर्व के ऊपर मूवमेंट नहीं होगा। वो सप्लाई कर्व या तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा या राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि प्राइस की वजह से अगर सप्लाई इंक्रीज हो रही है तो उसे हम बोलते हैं एक्सपेंशन, और उसकी वजह से रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट ये होता है कि आपका जो सप्लाई है वो एक ही सप्लाई कर्व पे मूव कर रहा है फ्रॉम अ लोअर पॉइंट टू अपर पॉइंट, लेकिन सप्लाई कर्व जो है उठकर दूसरी तरफ नहीं जा रहा है। अब इसी में आगे अगर हम देखें, अगर मैं ये बोलूं कि नहीं अब जो प्राइस है ना वो इंक्रीज नहीं हो रहा है, फॉल हो रहा है। सो लेट्स सी दिस सिचुएशन वेयर प्राइस इज, लेट्स से प्राइस था मेरा 20 रुपीज, फिर 15 रुपीज हो गया, 10 रुपीज। सो देर इज a gradual fall in the price. When there is a gradual fall in the price, as a result what will happen to supply? Obviously supply is also going to fall. Why? The reason is that quantity supplied and price, they are पॉजिटिवली रिलेटेड, दोनों एक दूसरे के साथ एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। देखो तो अब क्या होगा, मैं वही एग्जांपल को रिवर्स करके लिख रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर अगर 27 सप्लाई थी तो घट करके 25 हो जाएगी और कम होकर 20 पर आ जाएगी। अब अगर मैं इसे प्लॉट करने जाऊं या हाइपोथेटिकली जैसे मैंने आपको पहले बताया था वैसे बताओ, तो मैं इस सप्लाई को जो कि डिक्रीज हो रही है बिकॉज ऑफ द डिक्रीज इन प्राइस कैसे दिखा सकती हूँ? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है प्राइस और यहाँ पर है सप्लाई। अब देखिए मेरी सप्लाई को क्या हो रहा है, लेट्स से मेरा प्राइस पहले P0 यहाँ था और डिक्रीज होके P1 यहाँ पर आ गया है। तो P0 के ऊपर जो सप्लाई थी ऑब्वियसली ज्यादा सप्लाई थी क्योंकि P0 वाज द हायर प्राइस। तो यू कैन सी ओवर हियर ये मेरा Q1 है एंड वेयर एज ऑन P1 जो प्राइस है वो क्या हो गया है, डाउन आ गया है एंड उसकी वजह से जो सप्लाई है वो भी क्या हो गई है, Q2 बोल देती हूँ मैं इसको, वो भी क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है। तो अगेन अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है तो क्या हो रहा है, यहाँ पर मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व ही हो रहा है, लेकिन यहाँ पर अब अपवर्ड मूवमेंट नहीं हो रहा है, डाउनवर्ड मूवमेंट या लेफ्टवर्ड मूवमेंट हो रहा है। इसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई मतलब सप्लाई जो है वो डिक्रीज हो गई है एंड इसका क्वांटिटी सप्लाई के डिक्रीज होने का रीजन है ओनली वन थिंग, दैट इज द प्राइस ऑफ कमोडिटी। नाउ हमने बहुत बार ऐसा पढ़ा हुआ है फैक्टर्स अफेक्टिंग अदर देन प्राइस भी है, मतलब किसी भी कमोडिटी की सप्लाई को प्राइस के अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। वो क्या हो सकते हैं, एक बार इसका क्विक रिकैप कर लेते हैं कि व्हाट आर दोस फैक्टर्स व्हिच में अफेक्ट द सप्लाई ऑफ एनी कमोडिटी। फॉर एग्जांपल कॉस्ट, जो प्रोडक्शन के फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर इनपुट्स होते हैं जैसे कि वेजेस हो गया, जैसे कि रॉ मटेरियल हो गया, इन सब की कॉस्ट अगर इंक्रीज हो जाए तो ऑब्वियसली जो सप्लाई है दैट विल फॉल। व्हाई? क्योंकि सब सप्लाई इंतजार करेगी कि जब प्राइस बढ़ेगा तभी सप्लाई बढ़ेगी, अदरवाइज ऑन द एग्जिस्टिंग प्राइसेस बिकॉज ऑफ द इंक्रीज कॉस्ट सप्लाई विल फॉल डाउन। लेकिन अगर इसका रिवर्स हो जाए कि जो कॉस्ट है वो ही सप्लायर को कम पड़ रही है तो वो ज्यादा कमोडिटी सप्लाई करने के लिए रेडी रहेगा और सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। कॉस्ट के अलावा क्या हो सकता है, कॉस्ट के अलावा नंबर ऑफ फर्म्स हो सकती है। If we talk about the market supply, the number of firms मतलब अगर किसी कमोडिटी की सप्लाई के लिए पहले एक या दो ही फर्म थी और अभी 10 फर्म्स अवेलेबल है मार्केट में, तो डेफिनेटली व्हाट इज गोइंग टू हैपन, द सप्लाई इज गोइंग टू इंक्रीज। क्या हो गया है, सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी एंड एज अ रिजल्ट आप देखेंगे कि सप्लाई कर्व जो है राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। बट अगर यहाँ पर पहले 10 फर्म्स थी और अब घट करके 2 रह जाए तो क्या होने वाली है, सप्लाई डिक्रीज होने वाली। ऐसे ही
की टैक्सेशन पॉलिसी है जिसे हम बोलते हैं गवर्नमेंट पॉलिसी। टैक्सेशन पॉलिसी अगर ये हो जाए कि गवर्नमेंट ज्यादा टैक्सेशन कर रही है, ज्यादा इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा रही है, तो ऑब्वियसली द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट will be high for the supplier, and as a result what is going to happen, the supply is going to fall down. लेकिन अगर गवर्नमेंट सब्सिडीज प्रोवाइड करती है, टैक्सेशन के रेट्स को कम करती है, फेवरेबल टैक्सेशन पॉलिसी लगाती है, तो सप्लाई इज गोइंग टू इंक्रीज। So these are some of the reasons which will cause changes in the supply, but they are not the price. Other than price, these are the reasons which are going to change in the supply. तो देखो यहाँ पर अगर मैं आपको प्राइस दिखाऊं तो यहाँ पर जो प्राइस होगा ना वो एक ही जगह पर टिका रहेगा। लेट्स से कमोडिटी का प्राइस 10 है, यहाँ पर भी 10 है और यहाँ पर भी 3 है। मैंने 3 इंस्टेंसेस लिए, यहाँ तीनों जगह पर प्राइस जो है वो सेम है, लेकिन फिर भी मेरी क्वांटिटी सप्लाई जो है वो कम हो रही है या ज्यादा हो रही है। मैं दो शेड्यूल यहीं पर बना करके बताती हूँ जहाँ पे सप्लाई इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, और फिर हम डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन उसका देखेंगे। देखिए, इन फर्स्ट इंस्टेंस आई एम शोइंग यू द डिक्रीज इन सप्लाई। तो सप्लाई लेट्स से पहले 20 थी, अब यहाँ पर 18 हो गई और यहाँ पर 15 हो गई। तो प्राइस को कुछ भी नहीं हुआ, प्राइस इज एज इट इज, बट स्टिल सप्लाई इज गोइंग ऑन फॉलिंग। वो क्या ऐसा हो रहा है? हो सकता है कि रिलेटेड गुड के प्राइसेस में चेंज हुआ हो सकता है कि टैक्सेशन पॉलिसी में चेंजेस हुआ हो सकता है कि आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो गया, उसकी वजह से सप्लाई जो है वो फॉल कर रही है। और अगर इसी केस में मैं इंक्रीज की बात करूं तो लेट्स से पहले सप्लाई थी 20, अभी सप्लाई हो गई है 25 एंड अभी सप्लाई हो गई है 30। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? प्राइस में कोई भी चेंज नहीं आया, लेकिन फिर भी सप्लाई इंक्रीज हो रही है। अब अगेन द सेम फैक्टर्स विल वर्क ओवर हियर कि कॉस्ट ऑफ इनपुट हो सकता है कम हो गई हो सकता है गवर्नमेंट ने फेवरेबल टैक्सेशन पॉलिसी का इस्तेमाल किया हो, या फिर हो सकता है नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट इंक्रीज हो गई है, और या फिर हो सकता है फर्म का जो गोल है वो चेंज हो गया, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की जगह पर सेल्स मैक्सिमाइजेशन हो गया। तो इन सारे रीजंस की वजह से आप देखेंगे सप्लाई कर्व में चेंजेस आएंगे। अब मैं अगर आपको यहाँ पर एक हाइपोथेटिकल डायग्राम बनाकर एक्सप्लेन करूं कि ये मेरा सप्लाई है और यहाँ पर मेरा प्राइस है। अब प्राइस लाइन जो है वो सेम ही रहने वाला है, एक ही जगह पर प्राइस है, बट स्टिल माय सप्लाई कर्व हैज शिफ्टेड फ्रॉम हियर टू हियर। इन दिस केस इफ दिस इज माय ओरिजिनल सप्लाई कर्व एंड दिस इज माय न्यू सप्लाई कर्व, एंड सप्लाई कर्व उठ के यहाँ आ रहा है, तो देखिए आप पहले सप्लाई जो थी वो यहाँ पर Q1 थी, अब सप्लाई जो है इंक्रीज होकर कहाँ आ गई है? यहाँ Q2 पर आ गई। इसका मतलब सप्लाई इज इंक्रीजिंग, but here the reason is not the price. That is why this thing is called increase in supply. Increase in supply हमेशा राइट वर्ड होती है, और एक चीज बहुत ही अच्छी है कि आपको राइट्स का मतलब इंक्रीज रखना है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर देखिए जब हमने ऊपर देखा था मोमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व, ये देखिए यहाँ पर भी राइट वर्ड जब मोमेंट हो रहा था, या अपवर्ड मूवमेंट भी जिसे बोलते हैं, इसको हम एक्सपेंशन बोलते हैं। एक्सपेंशन भी क्या है? इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई। और सिमिलरली अगर मैं यहाँ की बात करूं तो यहाँ पर भी राइट वर्ड मूवमेंट मतलब कि सप्लाई कर्व जब शिफ्ट होता है राइट की तरफ तो उसे भी इंक्रीज ही कहा जाता है। तो ऑलवेज राइट मतलब इंक्रीज। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिक्रीज इन सप्लाई? डिक्रीज इन सप्लाई मतलब सेम प्राइस है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? सप्लाई जो है वो कम हो रही है। क्यों सप्लाई कम हो रही है? बिकॉज ऑफ द रीजन अदर देन प्राइस। प्राइस इसका रीजन नहीं है, क्योंकि प्राइस रीजन होता तो सप्लाई कर्व कर ऊपर ही मूवमेंट होता, जिसे बोलते हैं मूवमेंट अलोंग द कर्व। अगर ये मेरा ओरिजिनल सप्लाई कर्व है एंड सप्लाई कर्व शिफ्ट होकर के यहाँ पर चला गया है, तो अब मैं देखूंगी क्वांटिटी पहले जो थी वो ज्यादा डिमांड करी सप्लाई करी जा रही थी, और अब क्वांटिटी कम सप्लाई करी जा रही है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन अगेन बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि क्या हो गया कि रॉ मटेरियल जो है वो महंगा हो गया, इसीलिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई, सप्लाई डिक्रीज हो गई, या फिर नंबर ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग दे हैव डिक्रीज, या गवर्नमेंट ने बहुत हेवी टैक्सेशन कर दिया है, या फर्म की पॉलिसी चेंज हो गई है सेल्स मैक्सिमाइजेशन से। अभी फर्म की पॉलिसी क्या हो गई है? फर्म की पॉलिसी हो गई है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो ऑल दिस रीजन की वजह से सप्लाई कब कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? सप्लाई कब उठ के कहाँ चला जाएगा? लेफ्ट में चला जाएगा। और लेफ्ट का भी एक ही रीजन है, लेफ्ट का मतलब एक ही लॉजिक है कि जब भी सप्लाई कब लेफ्ट में जाता है हम उसे बोलते हैं डिक्रीज इन सप्लाई, और इसे डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड भी बोला जाता है जब मोमेंट अलोंग द सेम सप्लाई कर्व होता है। देखिए मोमेंट के टाइम में भी ये मूवमेंट कैसा है? लेफ्ट की तरफ मूवमेंट है, डाउनवर्ड या लेफ्टवर्ड मूवमेंट है। तो एक चीज तो आप शॉर्टकट याद रख ही सकते हैं कि चाहे वो मूवमेंट अलोंग द सेम सप्लाई कर्व हो या फिर शिफ्ट इन सप्लाई हो, राइट वर्ड का मतलब होता है इंक्रीज एंड लेफ्ट का मतलब होता है डिक्रीज।
ओके, सो आई होप आपको ये वाली जो कॉन्सेप्ट है सप्लाई के इंक्रीज होने का एंड डिक्रीज होने का बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। अब मैं आपको कुछ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस के एग्जांपल दे देती हूँ। फॉर एग्जांपल, कभी कभी वो आपको एक ऐसा केस स्टडी बना के देंगे that the taxation policy of government has changed and now government is levying heavy taxes on commodity eggs. What will be the impact of it on the supply curve? हैवी टैक्सेशन, जैसे ही आप ये वर्ड पढ़ेंगे आपके दिमाग में एक ही बात आना चाहिए, हैवी टैक्सेशन मींस मोर कॉस्ट टू द प्रोड्यूसर। एंड अगर प्रोड्यूसर को ज्यादा कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी, इसका मतलब वो अपनी सप्लाई को रिड्यूस कर देगा। तो आप यहाँ पर आंसर लिख कर आएंगे, बिकॉज ऑफ द हेवी टैक्सेशन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल इंक्रीज, एज अ रिजल्ट द सप्लाई कर्व विल शिफ्ट टू द लेफ्ट, शिफ्ट टू द लेफ्ट। और उसके साथ साथ आप डायग्राम बनाकर भी आएंगे। याद रखिए, चाहे कितने भी कम मार्क्स का क्वेश्चन हो, आपको हमेशा एक हाइपोथेटिकल डायग्राम बना देना चाहिए, दैट ऑलवेज मेक्स द पॉसिबिलिटी हायर ऑफ गेटिंग फुल मार्क्स। ना एक और केस स्टडी देती हूँ। अगर कभी ऐसा आ गया कि now more suppliers are there of a particular commodity in the market, more competitors are there, what will be the impact of it on the supply of a particular commodity? So you will say that the supply curve is going to shift to the right. Why? Because more number of firms present in the market means there will be more supply of a particular commodity. या फिर कभी कभी वो रिलेटेड गुड से रिलेट कर भी पूछ सकते हैं। रिलेटेड गुड अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है तो आपको जरूर मालूम होगा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिलेटेड गुड, सब्स्टिट्यूट गुड एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड। तो अगर एक सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो क्या होने वाला है, सारे के सारे सप्लायर वहां जाकर ज्यादा सप्लाई करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल टी एंड कॉफी। तो अगर ऐसा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आया दैट there is change in the prices of coffee, increase, let's say increase in the prices of coffee, what will be the impact of it on the supply of tea? देखिए इसे मैं लिख के बताती हूँ, ये है टी, लेट्स से टी 10 रुपीज की अवेलेबल है एंड कॉफी भी 10 रुपीज पर कप अवेलेबल है। लेकिन क्या हो गया, कॉफी का नया वाला प्राइस अब हो गया 12 रुपीज पर कप एंड टी वहीं पर है 10। सो दे विल आस्क व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ इट ऑन द सप्लाई ऑफ टी। तो ऑब्वियसली टी की जो सप्लाई है वो क्या हो जाएगी, टी की सप्लाई जो है डिक्रीज हो जाएगी। वाई? बिकॉज यहाँ से काफी सारी फर्म जो टी सप्लाई कर रही थी मूव कर जाएंगी कॉफी पर, क्योंकि कॉफी पर अब क्या हो रहा है, ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन है। सो दे विल बी विलिंग टू सप्लाई कॉफी, बिकॉज कॉफी सेल करने से उन्हें ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तो इस तरीके से आपको लॉजिक लगाना है। लॉजिक लगाने के साथ साथ आपको जो समझा वो एग्जामिनर को भी समझ में आना चाहिए, इसीलिए डायग्राम आप जरूर बना के बनाएंगे आएंगे। और इकोनॉमिक्स में मैं आपको एक टिप देती हूँ कि इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करते समय हमेशा आपको याद रखना है कि आप डायग्राम्स रेगुलर बेसिस पे बनाते रहे। देखो सप्लाई डिमांड ये सारे जो कर्व है ये तो इजी है, ये आपको याद रहेंगे। लेकिन जब हम थोड़े से रिलेटिवली टफ चैप्टर्स पे जाते हैं, जैसे कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, कॉस्ट एंड रेवेन्यू एनालिसिस एंड दूसरे कुछ चैप्टर्स जहां पर हम प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम करते हैं, डायग्राम भूलने की बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो आपको रोज एक टाइम निकालना है, 5 मिनट का टाइम, और आप वो डायग्राम्स की प्रैक्टिस करते रहिए। ऐसा करने से आपके डायग्राम्स बहुत अच्छे हो जाएंगे और आप जहां पर भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आराम से डायग्राम बना के आ पाएंगे विदाउट टेकिंग टू मच ऑफ टाइम एंड विदाउट मेकिंग मच ऑफ द एफर्ट। सो दिस विल make the possibility higher of getting very good marks in the exam. चलिए आज के लिए इतना ही, हम फिर से मिलेंगे in the coming classes. We will study some more concept related to microeconomics. Till then, bye. And yes, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। बाय।